हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसआई मेंस एग्जाम्स के लिए मैथ्स और रीजनिंग का डे 22। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले कि आपने सारे पार्ट्स को जरूर देखा होगा, नहीं भी देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। इस वीडियो में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखिए। और हाँ फ्रेंड्स, आप लास्ट में अपने कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपने स्कोर कितना किया और आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है। 16 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बड़ी गेंद को पिघलने से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गेंद बनाई जा सकती है। इस क्वेश्चन को बनाने के मेथड तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताऊं। आपको करना कुछ नहीं है, बस आप इस क्वेश्चन को देखकर ही आंसर टिक करके निकल सकते हो। अब वो बताऊं कैसे। तो सबसे पहले आप ऊपर में देखिए कि 16 सेंटीमीटर व्यास दिया गया, तो कह सकते हैं कि अगर हमारे जो त्रिज्या हो वो कितना हो जाएगा। 16 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर, ये तो बात क्लियर होगी। अगर मैं बोलूँ फ्रेंड्स, दूसरा जो दिया गया वो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि दूसरा जो त्रिज्या दिया गया वो 2 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि पिघलाकर कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन में करना क्या होता है कि आयतन को पिघलाया जाता है, ठीक है। तो यानी कि गोले के आयतन को पिघलाएंगे, तो गोले को आयतन को पिघलाओगे तो बड़े वाले को छोटे से डिवाइड करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बड़े वाले त्रिज्या को छोटे वाले से डायरेक्ट डिवाइड करके यहाँ पर 4 आ जाता है और 4 का आप क्यों कर लेते हो, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 64, जो कि 64 बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। 64 गेंद बनाई जा सकती है। अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर समझाना चाहूँ तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे कि बड़े जो मान लीजिए कि बड़ा वाला जो गोला था वो कितना था, 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या होती है। अब इसका जो आयतन निकालोगे तो क्या होगा, 4/3। देखिए ठीक से 4/3 पाई आर क्यू आप लिखोगे ना, आर क्यू। और वही जो छोटा वाला त्रिज्या है, तो छोटा वाली त्रिज्या 2 दी गई थी, तो 2 सेंटीमीटर। अब इसका जो आयतन निकालोगे 4/3 पाई 2 के पावर क्यू। अब इन आयतन निकालना यानी कि दोनों का पिघलाकर करना, तो आप इसका दोनों का रेशियो करोगे। जब रेशियो करोगे तो देखिए ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, यानी कहने का मतलब 8 के पावर क्यू और 2 के पावर 3 बचेगा, यही तो बचेगा। अब इसको कटाओगे तो आपका वापस 64 आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इतना ना करने के डायरेक्ट आप इस तरह से कर सकते हो, जो भी आपका त्रिज्या देगा उसको डिवाइड करके डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। क्लियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई ऑप्शन आप जो कि 64A को टिक करके निकल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन दिया गया कि x तथा y दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका मध्य अनुपात जो है 9 के बराबर है और तृतीय अनुपात 243 के बराबर है। तो हमें बताना है कि x और y का मान क्या होगा। देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक बार मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि दो संख्याओं का जो मध्य अनुपात होता है वो क्या होता है। मध्य अनुपात यानी कि कहने का मतलब जो होता है वो √xy होता है, ठीक है, √xy। तो इसकी जो वैल्यू दी गई है वो 9 के बराबर दी गई है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि xy = 81। इसमें कोई दिक्कत है तो नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि मध्य जो अनुपात उनका था XY, दो संख्याओं के मध्य अनुपात को √xy लिखते हैं और बराबर में जो भी दिया गया 9 लिख लिए। XY के मान निकालेंगे तो जो कि इसका रूट हटेगा तो राइट साइड में स्क्वायर चढ़ जाएगा, 81 हो गया। सेकंड कंडीशन में क्या दिया गया था, उनका तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात क्या होता है, तृतीय अनुपात मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि तृतीय अनुपात जो तृतीय अनुपात होता है वो होता है b² a। तो b² अगर हम मान के चले तो यहाँ पे y² x होगा, ठीक है, दो संख्या यानी कि b² a। तो x y² बटा में x, और इसकी जो वैल्यू दी गई है वो 243 के बराबर दी गई है। क्लियर, यहाँ से अगर हम चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं y² 243 x, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से अगर मैं बोलूँ फ्रेंड्स कि y² को ज्यों का त्यों लिखिए, 243 को ज्यों का त्यों लिखिए, और x की वैल्यू को यहाँ से हम पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू करें यहाँ से पुट करते हो तो क्या होगा, 81 बट्टे में y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर आप पुट करोगे तो क्या निकलेगा, x की वैल्यू 81/y निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने उसका वैल्यू को पुट कर दिया। क्रॉस में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y के पावर में 3 और यहाँ पे 243 × 81, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए y को मैं ज्यों का त्यों छोड़ा और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 चला जाएगा और ये 243 × 81, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे देखेंगे 243 किस में हो सकता है, तो 3 का अगर मैं 5 बार कर दूँ और 3 का अगर मैं 4 बार कर दूँ तो ये बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से हम किसको इस तरह से किसे लिख सकते हैं, तो देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि आप इसको ज्यों का त्यों लिखिए, यानी कि होल पावर में 3 है और 3 के पावर ये 9 हो जाता है। आधार से तो पावर जुड़ गया 9, इसको हम लोग इस तरह से तोड़ कर भी लिख सकते हैं 3 के पावर 1/3। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ पे करने का मतलब 3 के पावर 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि y की जो वैल्यू होगी वो 27 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। y का मान जब 27 आ गया तो हम x की वैल्यू को नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पे पता था। देखिए x की वैल्यू जो था हमारा क्या था, 81/y।
तो एक वाई की जब वैल्यू हमारे पास आ गई तो यहाँ पे हम 81/27 रखेंगे तो 27×81 होता है। कह सकते हैं कि एक्स और वाई का जो मान आया वो कितना कितना आया, आपका एक्स का मान 3 और वाई का मान 27। तो कह सकते हैं हमारा राइट आंसर जो होगा यही होगा, बिल्कुल करेक्ट। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी इस क्वेश्चन को कैसे करना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है लेकिन कैलकुलेशन भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया कि 2p + 1/p बराबर 4 की बराबर है। तो हमें पूछा है कि pq + 1/8 pq का मान क्या होगा। देखने से लग रहा है कि फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम q करेंगे तो 8p² ऊपर में आएगा, लेकिन हमारे पास तो पूछा 8pq नीचे में है। कर क्या सकते हैं, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि या तो गुना होगा या तो भाग होगा, ठीक है। या अगर हम यहाँ पे ये बोले कि दोनों तरफ आप 2 से भाग कर देते हैं, तो देखिए चलिए भाग करके देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दोनों तरफ मैं लिख देता हूँ, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ 2 से भाग किया जा रहा है। अब ये होगा क्या, दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे पहले देखिए ये 2 से अगर भाग करते तो 2 यानी कि p हो जाएगा सिर्फ, और यहाँ पे करेंगे तो 1/2p हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और राइट साइड में आपका जो होगा वो 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 4 से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप दोनों तरफ क्या करो कि क्यूब कर लो, क्योंकि हमें लाना है क्यूब में, तो मैं दोनों तरफ इसका क्यूब कर लेता हूँ, ठीक है। दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो अभी आपका फॉर्मूला हो जाएगा a + b का होल क्यूब। तो मैंने आपको बताया था a³ + b³ + 3ab, देखिए 3a रखेंगे b रखेंगे तो p कट जाएगा, यानी कि 3/2 हो जाएगा। 3ab × a + b, तो a + b का वैल्यू 2 के बराबर था तो मैं यहाँ पे 2 रख देता हूँ। और राइट साइड में आपका देखिए 2 के पावर 3 यानी कि 8 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से ये 2 खत्म। कह सकते हैं फ्रेंड्स pq + 1/8 pq की वैल्यू जो होगी 8 और माइनस में 3 हो जाएगा तो 5 के बराबर। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो कि पूछा गया था, ठीक है। इसी का वैल्यू हमें निकालना था। आप देख सकते हैं कि pq + 1/8 pq का मान क्या होगा, तो 5 के बराबर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो कि 5, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ट्रिग्नोमेट्री से, और देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। यहाँ पे दिया गया कि 5 tan θ = 4 के बराबर दिया गया, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, tan θ = 4/5 करेंगे और वहाँ से फिर से निकालेंगे साइन का अलग मान, कॉस का अलग मान, वहाँ पे पुट करेंगे। थोड़ा सा टाइम आपका वेस्ट होगा। मैं आपको डायरेक्ट एक चीज़ कहूँगा कि आप इन दोनों में क्या करो कि कॉस से डिवाइड कर दो, ठीक है। ऊपर और नीचे दोनों में कॉस से डिवाइड करते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ cos θ से भाग करने पर, ठीक है, भाग करने पर। अब देखिए होगा क्या, cos θ से अगर भाग करते हैं तो क्या होगा, अगर मैं इसमें cos θ से भाग करूँगा तो sin/cos क्या हो जाएगा, tan के रूप में, यानी कि tan θ हो जाएगा। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि tan θ की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दी गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं करना है। और यहाँ पे मैं करूँगा तो देखिए cos/cos यानी कि कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा सिर्फ, और यहाँ पे भी वही करूँगा तो यहाँ पे tan θ और प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद देखिए क्या कर सकते हैं, tan θ की वैल्यू हमारे पास कितना दी गई है। अगर मैं यहाँ पे रखूँ कि tan θ की जो वैल्यू होगी वो 4/5 के बराबर होगी। अब मैं यहाँ पे 4/5 रखता हूँ तो देखिए 5 × 4/5 थे, 5 से कट जाएगा, तो यानी कि ऊपर में बचेगा सिर्फ और सिर्फ 4 और माइनस में 3, और नीचे देखिए यहाँ पे फिर से 5 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 4 और प्लस में 2। तो कह सकते हैं कि 1/6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको इतना शॉर्ट से दूसरे मेथड से नहीं कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे इसको करोगे अलग अलग मान करके तो इतना टाइम तो आपका सिर्फ लग जाएगा इनको दोनों के अलग अलग वैल्यू को पुट करने में। क्लियर, तो आपको इसी तरह से करना है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको डायरेक्ट भाग करना है। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया कि x + y + z की वैल्यू 0 के बराबर है, और हमसे पूछा है कि x² / yz + y² / zx + z² / xy का मान क्या होगा। कैसे करेंगे इसको, अगर आप डायरेक्ट एलसीएम ले लोगे तो ऊपर में कुछ अलग कंडीशन आ जाएगा, तो आप इसको नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा हमको चेंजिंग करना पड़ेगा। इसको कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ पे निकालना किसकी वैल्यू, x² बटे में yz + y² बटा में zx + z² बटा में xy, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं ये बोलूँ कि आप इसको किस तरह से कर सकते हो, दोनों तरफ ऊपर में x से गुना करो, ऊपर और नीचे में यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं और नीचे भी आपका इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि ऊपर में भी x, नीचे दोनों तरफ x से गुना कर दिया, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। वापिस अगर कटा देंगे तो वही चीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम y और y² बट्टा में y × x z इस पर कर देते हैं। सेम टू सेम यहाँ पर z दिया गया तो z लिख देते हैं और z², यानी कि दोनों तरफ ऊपर में हम लोगों ने यहाँ पे z लिया। इस तरह से करने का क्या मतलब हुआ, इस तरह से अगर आप कर ले तो देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा। इस तरह से जैसे ही करोगे तो ये आपका हो जाएगा x³ बटा में x yz प्लस में y³ बटा में x yz और फिर से आपका z³ बटा में x yz। तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा x y z, और इसको करेंगे तो x³
प्लस में वाई क्यू प्लस में जेड क्यू। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए जब भी आपके पास कंडीशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दिया गया हो तो आप इसका वैल्यू लिख सकते हो डायरेक्ट 3xyz। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इसका जस्ट वैल्यू आपका 3xyz होता है, या x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई प्लस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xy हो जाता है। नीचे आपका xyz है, आप यहाँ से कटा लोगे तो राइट आंसर आपका 3 के बराबर आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे किया है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 की किसी कमरे के आधार का क्षेत्रफल 4 मीटर गुने 3 मीटर यानी कि लंबाई और चौड़ाई दिया गया और ऊंचाई 3 मीटर के बराबर है, तो आपको ये बताना है फ्रेंड्स कि सभी दीवारों का छत को रंगा गया है, तो रंगे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना होगा, जो कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे जो कि आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इनका क्षेत्रफल क्या होता है मैं आपको लेता हूँ 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब यहाँ पे आप क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि सभी दीवारों तथा छत को रंगा जाना है, यानी फ्रेंड्स कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई ये घर है, ठीक है, इस तरह से मान के चलते कि ये कोई घर है, तो चारों दीवार तो होगा आपस में 4 दीवार, लेकिन ऊपर में तक ऊपर भी रंगा जाना है, तो ऊपर का जो छत होगा वो भी इस तरह से होगा, यानी कि लंबाई और चौड़ाई के फॉर्म में होगा। तो कह सकते हैं कि हमें जो क्षेत्रफल निकालना होगा तो सबसे पहले तो लंबाई गुने चौड़ाई होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स ऊपर का जो छत है वो लंबाई गुने चौड़ाई के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लंबाई गुने चौड़ाई निकालेंगे, जो कि 4 गुने 3 के बराबर होता है 12, पहले 12 जो कि मीटर स्क्वायर हो जाता है। ये ऊपर के छत का हम लोगों ने निकाल लिया। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम यहाँ से निकाल लेते हैं, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है हम लोगों ने जस्ट ऊपर में फॉर्मूला देख लिया, तो इस फॉर्मूले के थ्रू पुट कर लेते हैं। एल प्लस बी यानी कि 4 और प्लस 3 और ऊंचाई जो कि 3 के बराबर है, तो 4 3 7 7 या 21 दूना 42। ठीक है, 42 मीटर स्क्वायर हो जाता है। अब हमें टोटल को रंगा जाना है, यानी कि ऊपर में रंगो इसको भी रंगेंगे और चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी रंगेंगे, तो टोटल हमें पता होना चाहिए कि टोटल कितना है, तो जस्ट टोटल हम लोग एरिया निकाल लेते हैं कितना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए टोटल एरिया हो जाएगा 12 मीटर का ऊपर का छत, पूरा छत का जो कि ऊपर वाला छत, और 42 सेंटीमीटर जो 42 मीटर आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो कुल आप जोड़ लीजिए 12 और 42 हो जाएगा 54 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो कि हम लोगों ने कैसे कैसे किया है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि त्रिभुज ABC यदि B पर समकोण बनाया गया, तो चलिए हम लोग बना लेते हैं कि त्रिभुज दिया गया और ये त्रिभुज जो कि B पे समकोण बनाता है, यानी कि A B और C, यानी कि B पे इसका राइट एंगल ट्रायंगल बनाया गया, B पे समकोण त्रिभुज है। उसके बाद क्या कह रहा है कि क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर की भुजाएं AB और BC, यानी फ्रेंड्स 15 सेंटीमीटर AB और BC ये दिया गया, और आपसे पूछा गया है ये कि परित्रिज्या क्या होगी। तो परित्रिज्या जो होता है फ्रेंड्स कि जस्ट उसका जो आपका हाइपोटेनस होता है, यानी कि कर्ण का अगर हम आधा कर देते तो वही हमारा त्रिज्या निकल जाता है। इस तरह से अगर बनाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो आधा होगा वही इसका त्रिज्या हो जाएगा। तो बस इसमें कुछ बनाना नहीं है, डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि 15 20 और इसका ट्रिपलेट क्या होता है 15 20 और 25। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्रिपलेट डायरेक्ट हम लगा लेते हैं कि 15 20 और 25 जो कि ट्रिपलेट होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ जो कि ये इसका जो वैल्यू होगा वो AC 25 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो AC जब 25 सेंटीमीटर है तो कह सकते हैं कि इसका जब आधा कर देंगे तो हमारा रेडियस निकल जाएगा। तो परित्रिज्या निकालने के लिए जस्ट आप आधा इसका कर दो, 12.5 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमेशा पूछा जाता है, तो इस पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। 12.5 जो कि इसका जस्ट आधा किया जाता है। क्लियर, आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x प्लस 1/x की जो वैल्यू है 2 के बराबर दिया गया, और हमसे पूछा कि x के पावर 17 प्लस 1/x के पावर 19 क्या होगा। अब कुछ लोग इस क्वेश्चन को देख करके इसको तोड़ने में लग जाएंगे, इसको तोड़ते रहो, इसको तोड़ते रहो। अरे यार उसको तोड़ना नहीं है, बस डायरेक्ट आप ये देखो कि एक और एक दोनों को रख देंगे तो 2 नहीं हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ, नीचे भी अगर 1 रखेंगे तो ये देखो जोड़कर क्या होगा 2 के बराबर आएगा। तो कह सकते हैं कि अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर भी वही रखेंगे, तो अब x के पावर 17 करो या x के पावर 50 करो या x के पावर कुछ भी करो, तो मतलब तो उसका एक ही होता है ना। x एक के पावर कुछ भी कर लीजिए, उसका मतलब एक ही आएगा। तो 1 के पावर 17 का मतलब एक ही हुआ, और यहाँ पर भी एक ही हुआ, तो कह सकते हैं कि वापिस 2 के बराबर आएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो आप उसको थोड़ा सा वैल्यू को पुट करके देख लीजिए कि कौन सा वैल्यू को पुट करने पे ये संतुष्ट हो जाता है। जहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाएगा उसी वैल्यू को हम लोग जो पूछा जाता है उसमें पुट कर देंगे। क्लियर, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 10 आदमी अथवा 18 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, 15 आदमी तथा 13 लड़के उस दुगने कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्न। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहाँ पे सिंपल सा क्या है कि 10 आदमी यानी कि 10 मैन का जो इक्वल है 10 मैन करे या फिर 18 लड़के करें, दोनों मिलकर के उस कार्य को जो कि 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। या फिर उस कार्य को 10 आदमी के द्वारा कराया जाए या फिर 18 लड़के के द्वारा कराया जाए, वो 15 दिन में कंप्लीट होगा। आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे करने से हम एक तरह से ये निकाल सकते हैं कि एक मैन की अगर वैल्यू निकाले तो फ्रेंड्स 18/10 बॉयज़ कर सकते हैं। अगर इसको इस तरह से लिखें तो 9/10 9/5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक मैन की वैल्यू 9/5 बॉयज़, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। आगे जो कंडीशन में कह रहा है कि 13 लड़के 15 आदमी यानी कि 15 मैन और 13 बॉयज़ के साथ उस कार्य को कराया जाए तो कितने दिन में करेंगे। तो जस्ट हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखिए एक मैन की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे रखा है, तो जस्ट 15 गुने 9b/5, ठीक है। और यहाँ पे 13 भी रख देंगे। तो देखिए ये कट जाएगा 3 यानी कि 9 3 27 और 13 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 40। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या हो सकता है। 18 लड़के उस कार्य को 15 दिन में करते हैं, 18 लड़के उस कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। और आगे कह रहा है कि 40 लड़के जो होंगे उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। लेकिन ये पहले एक कार्य को करते थे, लेकिन अब इनको दुगना कार्य करना है। क्लियर? तो बताइए, कोई दिक्कत होगा तो बताना। 18 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में करते थे और वो कार्य एक था। लेकिन फ्रेंड्स अब जैसे कि आपका होता है ना कि MDH और बट्टा में वर्क होता है, उसी पे मैंने आपको यहाँ पे बेस्ट किया, ठीक है। तो 40 लड़के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, जो कि दुगना कार्य करना है। तो बस इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए कैलकुलेट को ही कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको 5 से घटाऊँ तो 5 तिहाई 15 और 8 पंजे 40 हो जाएगा, और यहाँ से ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो 18 तिहाई 54, तो यहाँ से एक बार 2 कटा लेते हैं, यहाँ पे 9, तो 9 तिया 27, 27/2 हो जाएगा। और राइट साइड में आपका x, तो कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू होगी 13 सही 1/2। इतना दिन लगेगा करने में। ऑप्शन नंबर आप जो कि बी को देखकर टिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे कैसे किया हुआ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि पहले वर्ष के अंत में जो कि 650 रुपया हो जाएगी और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाएगी। तो राशि क्या है? राशि निकालने के लिए यहाँ पे ना तो हमारे पास रेट दिया गया है और हमें मूलधन निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको कल के वीडियो में ही बताया था कि आप यहाँ से कैसे रेट निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डिफरेंसेस दोनों का कर लोगे, और देखिए डिफरेंसेस यानी कि हमें रेट निकालना है। तो सबसे पहले आप डिफरेंसेस निकालो। 650 में से अगर 676, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 676 में से 50 घटाएंगे तो 26 का डिफरेंस हो रहा है। 26 और यहाँ पे परसेंट के लिए 100 मैंने लिखा, और नीचे मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स एक वर्ष के लिए, यानी कि जो 650 आप देख रहे हैं नीचे रखेंगे 650 एक वर्ष वाला। अब इसको घटा लेते हैं, तो ये 0 से 0 खत्म, 13 दूना 26 और 13 पंजे 65 और 5 दूना 2। कहने का मतलब हमारा जो रेट निकला वो 4% के बराबर है। क्लियर फ्रेंड्स? हमें क्या निकालना है? मूलधन यानी कि P निकालना है। अब मैं आपको ये बोलूँ, इस चीज़ को आप समझिएगा कि अगर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मूलधन। तो फ्रेंड्स एक वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो एक वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो 650 रुपया हो जाता है, मैं मान के चलता हूँ कि ये एक वर्ष की बात की जा रही है, तो एक वर्ष का मैं मिश्रधन मान लेता हूँ साधारण ब्याज पर। तो वहाँ से अगर हम लोग यहाँ निकालें तो SI इक्वल टू आपके पास पता होता है कि SI इक्वल टू क्या होता है, PRT/100, ठीक है फ्रेंड्स। तो SI तो हमें नहीं दिया गया, लेकिन हमारे पास 650 जो रुपया था वो मैं मान लेता हूँ कि मिश्रधन हो रहा था। तो मिश्रधन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे 650 माइनस P कर सकता हूँ, क्योंकि SI इक्वल टू क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है फ्रेंड्स। तो मूलधन मैंने मान लिया P, और यहाँ पे P मैंने रख देता हूँ। हमें R पता है, जो कि R हम लोगों ने निकाल लिया 4%। T हमें पता है फ्रेंड्स, एक वर्ष के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, और हमें नीचे 100 दिया गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देखो ये कट जाएगा 25 बार में, 25 चौका 100 होता है, तो P/25 तो इधर हो गया। और यहाँ पे अगर इसको लिखें तो 650 राइट साइड में P को उधर भेज देंगे, तो P + P/25, ठीक है। 25 से कम 25 और एक 26, 26 P/25। यहाँ से हम कटाएंगे तो वापस देखो क्या होता है। P का अगर वैल्यू निकालेंगे तो 650 गुने आपका 25 और बट्टे में 26, और राइट साइड में आपका P हो जाएगा। यहाँ से किस तरह से कटा सकते हैं, देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसको, आके आपको अच्छे से दिखे। अब देखो फ्रेंड्स, जैसे हम लोगों ने ऊपर में कटाया था 13 दूने 26 और 13 पचे 65, ठीक है। और यहाँ से आप इसको कटा लोगे तो 25, तो कह सकते हैं कि 25 गुने 25 कितना होता है, तो P इक्वल टू आप लिख सकते हैं 25 गुने 25 का वैल्यू 625 के बराबर होता है, और यही हमारा मूलधन हुआ। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से समझ में आ गई हो कि इस क्वेश्चन को कैसे कैसे करना होता है। क्लियर? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ठोकिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और आपको हमारा मैथ्स पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे साथ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। क्लियर फ्रेंड्स? अब बात करते हैं रीजनिंग की।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हमें मिसिंग नंबर निकालना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले इसको पैटर्न समझना होगा, तो सबसे पहले आप वीडियो को रोकिए और उसके बाद खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको क्वेश्चंस को कैसे करना है, यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इन तीनों को पहले देखो क्या किया गया, 8 गुने 2 गुने 4 कितना हो जाता, आप इसको क्यूब करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 4 दूना 8 और 8 64, ठीक है, 8 8 64 होता है। और 64 का क्यूब किसका होता है, ये 4 का, यानी कि क्यूब का जस्ट इसका क्यूब निकाला गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4 यहाँ पे किया गया। इस पैटर्न को भी देख लेते हैं, जैसे कि 3 गुने 3 गुने 3 27, और 27 का जब क्यूब निकालेंगे तो वो क्या होगा, 3 के बराबर। बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। तो जस्ट हम यहाँ पे भी वही फॉलो करेंगे। 12 गुने 6 गुने 3, 12 3 36, और 36 छक्के कितना होता है फ्रेंड्स, 216। 36 छक्के 216, 216 का अगर हम यहाँ पे क्यूब निकाल रहे हैं तो जैसे क्यूब निकालेंगे तो 6 का होता है, 6 के पावर 3 करेंगे तो 216। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो 6 के बराबर आएगा। क्लियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कथन और निष्कर्ष से दिया गया। तो सबसे पहले मैं कथन को पढ़ता हूँ और उसके बाद डायग्राम को बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले बोल रहा है कि सभी गाय पशु हैं। तो चलिए मैं आपको मान लेता हूँ कि ये कुछ गाय हो गई और ये गाय होंगी। ठीक है, गाय हो गई, और सभी जो गाय हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, तो पशु के अंतर्गत आती हैं। तो इसको हम लोग मान लेते हैं सभी गायें जो हैं वो पशु के अंतर्गत आती हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या कह रहा है कि सभी हिरण गाय हैं। जो सभी हिरण है, मान लीजिए कि सभी जो हिरण थी इसके अंतर्गत, तो हिरण को मैं एच लिख लेता हूँ। सभी जो हिरण थी फ्रेंड्स वो गाय के अंतर्गत आ रही है। तो इस तरह से डायग्राम बन गया। अब आगे हम लोग निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है कि पहला, सभी हिरण पशु है। तो सभी हिरण बिल्कुल करेक्ट है कि सभी हिरण जो है वो पशु के अंतर्गत आते हैं। तो पहला पॉइंट तो कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट हो जाता है। सेकंड क्या कह रहा है कि सभी पशु गाय हैं। सभी पशु ये हैं और सभी पशु गाय, ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ तो बाहर, ये तो अंदर ये है ना कि सभी गाय पशु है। तो ये जस्ट उल्टा इसलिए नहीं हो सकता। सेकंड हमारा गलत है। तो कह सकते हैं कि निष्कर्ष एक फॉलो कर रहे, इसलिए ऑप्शन ए को आप टिक कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया कि प्लस को भाग का चिन्ह कहा जाता है और माइनस का अर्थ होता है प्लस का साइन, और उसी तरह से गुना का माइनस किया जाता है और भाग का गुना किया जाता है। तो हमें ये बताना है कि यहाँ पे जो दिया गया इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। जैसे कि 8 भाग के लिए क्या किया गया, भाग के लिए गुना का चिन्ह लिखा गया तो हम लोग गुना का लिख लेंगे। माइनस के लिए प्लस का साइन रखा गया तो प्लस लिखते हैं। प्लस के लिए भाग का साइन रखा गया तो भाग का चिन्ह रख लेते हैं। और गुना के लिए फ्रेंड्स माइनस का चिन्ह रखा गया, बस इसको कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे आपको सावधानी ये बरतनी होगी कि बोर्ड मास के थ्रू तोड़ना होगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले भाग को तोड़ा जाता है तो 3 दूना 6, ये आपका कट जाएगा 2 बार में। क्लियर फ्रेंड्स, तो कह सकते हैं अब उसके बाद गुना कर सकते हैं। तो 8 चौका 32 प्लस 2 माइनस 4। अब देखिए 32 से 2 34, 34 में से 4 जाएगा तो 30 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले बोर्ड मास को तोड़ा जाता है। अगर आप इसी को गलती कर दोगे तो आपका क्वेश्चन आंसर गलत आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमें बताना है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा एक अलग तरीके से किया गया। 3:30 लिखा गया, 5:128 लिखा गया, 8:515 लिखा गया, 9:731 लिखा गया। तो हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा एक अलग तरीके से लिखा गया। तो चलिए सबसे पहले इस पैटर्न को समझते हैं कि कैसे कैसे किया गया। अगर यहाँ पे बोले फ्रेंड्स कि यहाँ पे देखिए 3 का क्यूब करके जस्ट 3 जोड़ा गया। ठीक है, 3 का क्यूब करके 3 जोड़ा गया, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे भी देखिए क्या क्या है कि 5 का क्यूब करके 3 जोड़ा गया, यानी कि 5 का क्यूब करेंगे तो 125 और उसमें 3 को ऐड किया गया तो 128 लिखा गया। ठीक है, उसी तरह से अगर यहाँ पे देखेंगे 8 का क्यूब कितना, तो 512, उसमें 3 को ऐड किया गया जो कि लिखा गया 515। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखते हैं फ्रेंड्स, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है 729, और उसमें 3 जोड़ेंगे तो 732 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 731 लिखा गया था जो कि हमारा ये गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन आप डी को टिक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक सीरीज सजाना है, जैसे कि घी, दूध, दही, गाय और मक्खन दिया गया। तो किस तरह से हमारा सीक्वेंस बनेगा, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि गाय आएगी, गाय के बाद आपका जो कि दूध निकलेगा, गाय से दूध निकलेगा, और दूध के बाद आपका फ्रेंड्स जो कि दही बनता है, और उसके बाद जो कि मक्खन, उसके बाद घी। तो कह सकते हैं हम यहाँ पे कि सबसे पहले गाय यानी कि 4 आएगा, गाय के से दूध निकलता है यानी कि 4 के बाद 2 आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स गाय के बाद दूध, और दूध के बाद दही बनता है, दूध से दही, दही के बाद मक्खन बनता है, मक्खन के बाद आपका घी बनता है। तो हमारा जो सीरीज बनेगा ये बनेगा 4 2 3 5 1, जो कि आप ऑप्शन सी में देख सकते हैं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रेंड्स कि विनोद की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि राधा जो है वो विनोद की तरफ इशारा करते हुए क्या कहती है, ध्यान से सुनिए। राधा ने कहा कि उसकी बहन, यानी फ्रेंड्स इसकी एक सिस्टर है, चलिए इसको सिस्टर मान लेते कि विनोद की सिस्टर
राधा कह रही है कि विनोद की सिस्टर मेरी माँ की एकमात्र बेटी है, यानी राधा की एक माँ की एकमात्र बेटी। तो राधा की माँ की एकमात्र बेटी यानी कि खुद, और ये कह रही है कि जो विनोद की बहन है, फ्रेंड्स यही तो कह रही है कि ये जो राधा है वो क्या कह रही है कि एक विनोद की सिस्टर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो खुद के बारे में कह रही है कि विनोद की सिस्टर है। बात को ध्यान से समझिएगा, कह रहा है ये कि उसकी बहन यानी कि जो विनोद की बहन है, विनोद की बहन मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, यानी कि राधा की माँ की एकमात्र पुत्री कौन है? खुद राधा हुई। तो राधा जो है विनोद की सिस्टर हुई। तो बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन कह रहा है यही कि राधा का विनोद से क्या संबंध है। तो राधा जो होगी वो विनोद की सिस्टर लगेगी, यानी कि बहन लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको टिक कर सकते हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया कि 20 का अनुपात 11 के साथ है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि 102 का अनुपात किसके साथ होगा। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि यहाँ पे किस तरह से लिखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं बोलूँ कि 20 का आधा करके, यानी कि 10 और प्लस में 1 जोड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका आधा करके 1 जोड़ते हैं, तो इसका आधा कितना होगा 51, और प्लस में 1 जोड़ेंगे तो 52 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 फ्रेंड्स कह रहा है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि एक व्यक्ति जो 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। तो चलिए हम इसको ले चलते हैं 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर। तो यहाँ से स्टार्ट किया और ये 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर जो कि इस तरह से आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर आता है। उसके बाद क्या करते हैं कि फिर 3 किलोमीटर की ओर दक्षिण की ओर मुड़ता है। 3 किलोमीटर वो जो कि नीचे की ओर दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है। 3 किलोमीटर यहाँ पे चला। उसके बाद क्या कह रहा है कि फिर वो 8 किलोमीटर की पूरब की ओर जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 8 किलोमीटर फिर से वो पूरब की ओर जाता है, यानी कि टोटल जब 12 है तो यहाँ पे जस्ट इससे थोड़ा सा कम होगा 8 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, 8 किलोमीटर यहाँ पे पहुँचा। उसके बाद क्या कह रहा है, आपको बताना है कि वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से उसने प्रस्थान किया था और यहाँ पे पहुँच गया। तो ये इनकी बीच की दूरी क्या होगी, इनकी बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट तो निकल नहीं सकता है, तो इसके लिए छोटा सा आपको एक चेंजिंग करना पड़ेगा। आप इसको इस तरह से तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कहने का मतलब जब ये दूरी 3 था तो ये दूरी भी 3 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से जब ये 8 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 8 है तो यह 8 होगा, तो ये जो शेष दूरी बचा वो 4 किलोमीटर के बराबर होगा। ध्यान से समझ गए, 3 यहाँ पे और ये 4 यहाँ पे। तो अब आप देखेंगे ट्रिपलेट नहीं बन जा रहा, 3 4, तो ये फिक्स है कि 5 होगा। क्लियर फ्रेंड्स, तो कह सकते हैं कि ये जो डायरेक्ट यहाँ पे दूरी होगा वो 5 किलोमीटर के बराबर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।